ऑल राइट, चलो भाई हेडिंग डालो सब लोग, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। राइट, अब मेरी बात सुनो ध्यान से ना। अभी तक हमने क्या देखा भाई, सबसे पहले हमने एटम समझा कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे है, एटम एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमने उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हो रहा है, निकालने पे क्या हो रहा है, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर हमने प्राइमरी लेवल पे मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट क्या है, उन दोनों में डिफरेंस, एंड देन कोवेलेंट कंपाउंड में शेप का मतलब क्या है, ज्योमेट्री का मतलब क्या है। उसके बाद हमारे मॉडर्न पिक्चराइजेशन किया हमने कि एटम एग्जैक्टली कैसे कंबाइन करता है थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप, राइट। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसी बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था वीबीटी एंड देन हाइब्रिडाइजेशन एंड देन हमने एमओटी पढ़ा। ये सारा डिस्कशन कहां तक लिमिटेड है, टिल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। जैसे H2O ये बन गया, बस यहीं तक है। लेकिन क्या H2O अकेले स्पेस के अंदर ऐसे फ्रीली घूम रहा है, तो आंसर है कि हाँ, टू सम एक्सटेंट इट इज ओके, मतलब आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट फॉर्म में रह सकते हैं, एटम नहीं रह सकते। लेकिन फिर कई सारे मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पे, कई सारे कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ गैस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं। किसी को टेम्परेचर डाउन करो, कोई जल्दी लिक्विड बन जाता है, कोई बहुत देर बाद लिक्विड बनता है, इन अ वे कि टेम्परेचर अब बहुत नीचे कर रहे हो तब बनता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आखिर किससे एसोसिएटेड है, वो डायरेक्ट बॉन्डिंग से तो एसोसिएटेड है नहीं। तो आंसर है प्राइमरी फोर्सेस के बाद जो सेकेंडरी फोर्सेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, जिसी को मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। क्या चीज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर सेकेंडरी फोर्सेस या मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। अंडरस्टूड ना। सो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन में जो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है वो कौन सा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है कौन सा, लिखो सबसे पहला, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। सो नेचुरल सी बात है, डाइपोल एंड डाइपोल इंटरैक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, दो डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा हो, उसके बारे में डिस्कशन है। सो ये कहां पे मिलेगा, व्हेन द मॉलिक्यूल इज पोलर ना। मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो उसमें तो ये मिलने वाला ही नहीं है। लिखो, दिस इंटरैक्शन विल बी फाउंड व्हेन, this interaction will be found when molecule is polar, when molecule is polar, right, when molecule is polar। अब अगर उसमें बात करो तो जैसे मैं पूछूं कि बेटा क्या CH_Cl3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर, पोलर है ना। HCl में पूछूं पोलर है या नॉन पोलर, तो आप HNCl ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, जिसको हम डाइपोल के फॉर्म में नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे बना लेते हैं, दूसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऐसे बना लेते हैं। इनके बीच में जो फोर्सेज हैं यही हमारा क्या है, डाइपोल डाइपोल। ये दिखा लो अच्छे। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो वीक बॉन्डिंग बन रहा है पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव के बीच में, जो वीक अट्रैक्शन है रिलेटिवली, यही क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फिर ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, ये प्राइमरी फोर्स। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आएगा सर चलो ये तो बात समझ में आ रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली ज्यादा अट्रैक्शन क्यों शो करते हैं।
फिर इस हिसाब से देखा जाए तो जो एकदम ही नॉन पोलर स्पीशीज है, बिल्कुल ही नॉन पोलर, जैसे CCl4 हो गया, मिथेन हो गया, आयोडीन हो गया, I2 हो गया, इनमें तो कोई पोलैरिटी नहीं है बेटा, I में कोई पोलैरिटी नहीं, FF में कोई पोलैरिटी नहीं। और इनको छोड़ो, आप नॉर्मल एटम की बात करो जहां बॉन्ड ही नहीं बना, जैसे जेनॉन, बॉन्ड ही नहीं है तो यहां पोलर नॉन पोलर का मतलब ही नहीं है। इनमें आखिर अट्रैक्शन कैसे होता होगा? क्योंकि अगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है तो आयोडीन को हमेशा गैस होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में, दो आयोडीन के बीच में कोई फोर्स ही नहीं दिखना चाहिए ढंग से। I2 और दूसरे I2 के बीच में अगर कोई फोर्स नहीं है तो ये हमेशा गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उतना। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आयोडीन इज अ सॉलिड, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब कुछ और चीजें भी हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जो अफेक्ट करती हैं प्रॉपर्टी को, जो डायरेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रही है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए है ये लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। लिखो, लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस लिखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में है तो ये पोलर मॉलिक्यूल में तो पक्का ही होगा, क्योंकि जो जो चीज जहां पे पोलैरिटी का कोई यूज ही ना हो वहां भी प्रेजेंट है, तो जहां पोलैरिटी है वहां भी प्रेजेंट होगा ही होगा। सो लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इन केस ऑफ नॉन पोलर थिंग्स। सब में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे पूछा जाए कि नॉन पोलर थिंग में क्या चीज प्रेजेंट होगा, डाइपोल डाइपोल बिल्कुल नहीं, वहां तो सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा है? लंडन फोर्सेस। कैसे है वो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे एग्जांपल लूंगा मैं हीलियम। हीलियम को अगर आप देखो तो उसको लिक्विड बनाया जाता है समवेयर अराउंड 4 केल्विन के आसपास। टेम्परेचर कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, तो 4 केल्विन के आसपास जाकर के वो लिक्विड के, ऑफ कोर्स प्रेशर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट मैं टेम्परेचर फैक्टर की बात कर रहा हूं। तो हीलियम में, दूसरे हीलियम में हुआ क्या? तो देखो, हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस पे हमारे पास 2 प्रोटॉन है, यहां प्लस डाल दे रहा हूं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन के घूमने की आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी, भाई किसी इंस्टेंट पे कहां पे क्या कैसे हो सब मालूम है। लेकिन कितने लोग कह रहे हो कि सर किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इस साइड में थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग हो। कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है किसी एक मोमेंट पे ऐसा हो सकता है कि इस साइड में थोड़ी ज्यादा हो। अगर इस साइड में ज्यादा होगी तो क्या मोमेंटरली यहां नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहां नेगेटिव है तो इस हाफ साइड में क्या पॉजिटिव चार्ज जैसा मैं बोल सकता हूं एक्सेस? ध्यान रखना ये कंप्लीट प्लस नहीं है, सब पार्शियल चार्जेस। क्या वैसे ही जैसे यहां पे प्लस आया और मैं इतना टेम्परेचर लो कर चुका हूं कि एटम्स नजदीक आ चुके हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू इंड्यूस स्लाइट नेगेटिव चार्ज ओवर हियर? क्योंकि भाई प्लस है तो नेगेटिव को इंड्यूस करेगा। और यहां पे क्या आएगा? तो बेटा ऐसे तीसरा बना लो और ऐसे चल रहे। ये जो अट्रैक्शन इसमें लग रहा है, यही अट्रैक्शन को ही लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नाम क्यों है भाई? डिस्पर्शन इसलिए नाम है क्योंकि अगले ही मोमेंट पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल चुका होगा। अगले मोमेंट पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदल चुका होगा। अब थोड़ी देर के बाद ये चार्जेस ऐसा हो सकता है कि भाई, अब मैं नीचे भी दिखा रहा हूं, यहां ऐसे ऐसे करके, अगले मोमेंट पे हो सकता है सर
कि ये घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ हो तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस हो, यहाँ प्लस चार्जेस, तब ये नीचे वालों के साथ अट्रैक्शन में शो कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? सो मोमेंट बाई मोमेंट दिस इज, जबकि आप डाइपोल क्या है, परमानेंट पोलराइजेशन, उसके अंदर इधर पॉजिटिव इधर है, जब से वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है जब तक जिंदा है तब तक ऐसे ही रहने वाला है। तो ये परमानेंट है, ये मोमेंट टू मोमेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन ये हर मोमेंट पे इंटरेक्शन कभी इनके साथ, कभी इधर के साथ, कभी 3 डायमेंशन में, आप समझ रहे हो, किसी के साथ भी हो रहा हो, एंड इट इज वेरी फास्ट, राइट? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का मोशन समझ लो, उसके हिसाब से आप इमेजिन कर लो कि बहुत फास्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आखिर डिपेंड करेगा किस पे? तो ये बताओ, जिसमें भी ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होकर नेगेटिव को इंड्यूस करने का पावर ज्यादा हो, या यूं कह लो जिस एटम में इंड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा हो, उन जगहों पे ये ज्यादा मिलेगा ना। अब ये इंड्यूस होना मतलब यहां अगर प्लस ला दियो, यहां माइनस लाने का मतलब क्या है? न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन का होल्ड ना होना इस फोर्सेस को और बढ़ाता है। जैसे पूछा जाए कि बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में बॉन्ड टू बॉन्ड इंटरेक्शन किस पे अच्छा होगा? आंसर इज आयोडीन, F2 में नहीं, है ना? अच्छा, तो एक तो पोलराइजेशन आपको समझ में आ रहा है, साइज, और साइज बढ़ेगा तो जनरली मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ता है। इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि भाई जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस that is proportional to molecular weight, साइज ज्यादा है तो इजिली पोलराइज हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, इजंट इट? बोलो भाई। अच्छा, अभी कितने लोग कह रहे हैं कि सर कई बार आइसोमर्स के केस में देखा जाए, जब आइसोमर की बात आती है, जैसे मैं डिस्कशन कर लूं, 2 आइसोमर ले लेते हैं, किसके? C4H10 के 2 आइसोमर बना लेते हैं ब्यूटेन के। कौन से? एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। कुछ याद है तुम लोग को ये सब नॉमेनक्लेचर? एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। अब इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो किस चीज का, कि भाई इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस किसमें स्ट्रांग है, इसमें या इसमें, तो देखो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन आप सोचो, इसमें जब ये दूसरे स्पीशीज के साथ ये बाइंड अप कर रहा होगा तो कितने लोग कर रहे हैं सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा मिलेगा इसको इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई ये क्या है, जितना सरफेस एरिया मिलेगा, जितना कॉन्टैक्ट वाले सरफेस एरिया होंगे, उतने छोटे 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 डाइपोल बन जाएंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा हो, इसलिए बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसमें ज्यादा होता है? जो चीज जितना लीनियर हो उतना उसमें सरफेस एरिया ज्यादा। हाँ, नहीं जी, सरफेस एरिया कौन सा? मैं कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूं। अरे याद करो, स्फेरिकल चीजों का सरफेस एनर्जी सबसे मिनिमम होता है। तो गिवन चीजों में अगर आप स्फीयर बनाते हो वॉल्यूम में और उसी में कोई और शेप बनाते हो, तो सबसे कम सरफेस एरिया इसी में होता है, स्फीयर में, वॉल्यूम सेम होता है। यही होता है ना? बोले भाई, सेम वॉल्यूम की चीजें हो तो उसमें सबसे मिनिमम सरफेस एरिया इसी में आना है। तो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल मेनली फॉर आइसोमर्स आप लगाना, फॉर आइसोमर्स। इसको कहां लगाना है? आइसोमर्स। सबको क्लियर है? हाँ बोलो भाई, सबको क्लियर है ना ये? अच्छा, तो अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आया। इसी में कुछ और चेंजेस भी कराना है, वो मैं दिखाता हूं। पहले आप लिखो लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्स। लिखो द स्पीशीज लाइक हीलियम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसमें फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगे एन ब्यूटेन में। देखो, इवन द हीलियम, right, which exist in atomic form can be liquefied
हाँ, species like helium which exist in atomic form can be liquefied, right, at lower temperature, which indicates that there must be attraction between two helium atom also. There must be attraction, क्योंकि बिना attraction के कोई चीज लिक्विड बन ही नहीं सकता है. अट्रैक्शन जीरो मतलब लिक्विड कभी नहीं बना सकते. There must be attraction between two helium atom, या there must be attraction among helium atom लिख सकते हो, right? Okay, तो आगे लिखो, this attractive forces are developed due to unequal distribution of electron at specific moment, unequal या non homogeneous distribution of electron, unequal distribution of electron or non homogeneous distribution of electron due to right, forces are developed due to right. So आप ऐसे दिखा सकते हो, और नोट करके क्या लिखना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हर मोमेंट पे चेंज होगा, राइट. दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ परमानेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज गोइंग टू चेंज मोमेंट आफ्टर मोमेंट, इसलिए इसको लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं. तो आप इसको दिखा लो ऐसे जो मैंने यहां दिखाया हीलियम के अंदर. नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया भाई, राइट. आप लिख सकते हो लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन एवरी मॉलिक्यूल. और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में लिखा आपने? लिख लिया? चलो ग्रेट.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। लिखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये कब मिलेगा? जब भी किसी मिक्सचर के अंदर एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर, है ना। जैसे मान लो आपने एक अल्कीन ले लिया विच इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और आप इसको मिक्स कर रहे हो किसके साथ? HCl के साथ। HCl क्या है? एक पोलर स्पीसीज है। तो ये क्या करेगा? इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उनको अपने तरफ पोलराइज करेगा, इधर की तरफ खींचेगा। तो जब भी ये खींचेगा तो इसका पोलराइजेशन होने के बाद क्या बनने वाला है? यहां पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहां पे HNCl इनके बीच में। So it is possible when a polar molecule is mixed with a non-polar molecule. लिखो, लिखो, it is possible when a polar molecule is mixed with non-polar molecule. A polar molecule is mixed with a non-polar molecule, right? A polar molecule is mixed with a non-polar molecule. Understood? Next लिखो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो गया। अब लिखेंगे हम लोग आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये कहां मिलेगा बेटा? जब कभी भी कोई आयनिक कंपाउंड को आप पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो दे आर सॉल्युबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन ओनली। क्योंकि आप सोचो, एक आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है, उसको पानी के अंदर इतना आराम से डिसॉल्व कर देते हैं, जबकि इधर फोर्सेस इतने स्ट्रांग है उसको, फिर भी वो कैसे पॉसिबल है कि इतने स्ट्रांग फोर्सेस को वो वीक कर दे रहा है? इतने स्ट्रांग फोर्सेस जहां पे एक नेगेटिव इज सराउंडेड विद सो मेनी पॉजिटिव, बट उसको अगर आप वाटर के अंदर डालते हो तो वो H2O विच इज अ पोलर मॉलिक्यूल, जिसको हम डाइपोल के फॉर्म में ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं ना। सुकाते से देखो तो ये कुछ इस तरह का डाइपोल है, मतलब अगर शेप के साथ दिखाने की कोशिश करोगे, अदरवाइज नॉर्मल डाइपोल का रिप्रेजेंटेशन हमेशा ऐसा होता है, बस प्लस माइनस देखो। ठीक है, तो अगर मैं प्लस माइनस करके दिखाऊं तो इस पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर अपना नेगेटिव एंड, कई सारे वाटर आकर के इसके चारों तरफ नेगेटिव एंड बनाए, और इसके चारों तरफ कौन सा है? पॉजिटिव एंड है। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये ब्रेक डाउन करेगा और फाइनली क्या होगा? एक पॉजिटिव के चारों तरफ खूब सारे डाइपोल का एसोसिएशन हो जाएगा। यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव,
आ रहा है बात समझ में? तो ये जो अट्रैक्शन है ना आयन एंड डाइपोल के बीच में, इसी को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब कोई पूछे इसकी स्ट्रेंथ कब अच्छी होगी? नेचुरल सी बात है, जब केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। स्ट्रेंथ ऑफ आयन डाइपोल इंटरैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन। वो केटायन हो उसके साथ भी होगा, एनायन हो उसके साथ। भाई नेगेटिव के चारों तरफ आप देखो कौन से एंड लग जाएंगे? प्लस वाले। नहीं बाबा, यहां पोलराइजेबिलिटी क्यों है? सिर्फ पोलराइजिंग पावर। देखना फोर्स के बारे में जब भी आता है, ये फोर्स ही है ना, क्या है ये बता? प्लस माइनस के बीच में क्या है? फोर्स ही तो है। और फोर्स किसके बराबर होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो भाई ये डाइपोल है, डाइपोल के केसेस में फोर्सेस थोड़े बदलते हैं, आपको मालूम है ना। मैं तो जनरल दो चार्जेस के बीच में बात कर रहा हूं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे चार्ज अपॉन साइज, इसी का रेशियो तो आ रहा है। फोर्स तभी स्ट्रांग होगा जब चार्ज ज्यादा हो, साइज कम हो। तो ये पोलराइजिंग पावर, यहाँ पोलराइजेबिलिटी से मतलब नहीं। पोलराइजेबिलिटी का लेना देना कहाँ पे होता है हमारा? जब हम लंदन फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं, अदरवाइज इधर इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर है? नोट करिए इसको फटाफट। ये क्या है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। लिखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर आयन डाइपोल इंटरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल for dissolution of ionic solids in polar solvent. Dissolution of ionic solids, ionic solid in polar solvent. क्लियर है सबको? समझ आ रहा है बात? चलो ग्रेट। डिसोल्यूशन ऑफ ionic solid in polar solvents। सबको क्लियर हो गया यहां तक? चलिए भाई, सो वी आर डन विद दिस डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल, ये सब। अब अगर इस बात को ध्यान में रख करके कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर देखो अभी मजा तभी उसमें ही आने वाला है। ठीक है? अच्छा बेटा, आपको मालूम है ना कि फोर्स एंड एनर्जी में एक आर का डिफरेंस आता है। जैसे जब एक प्लस एंड एक माइनस, तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है ना, प्लस एंड माइनस के बीच में फोर्स क्या आता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं आयन आयन का फोर्स ये है, अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो क्या बोलते? के Q1 Q2 बाई आर। तो ऐसे ही डाइपोल के केस में जो फोर्स होता है, उसमें आपको मालूम है डाइपोल के केस में फोर्स में नीचे आर स्क्वायर हो जाता है, सॉरी आर क्यूब हो जाता है। देखा है क्या? डाइपोल विथ आयन, आयन डाइपोल का एक बार देखो, निकलता है ना। सो जब आपका डाइपोल प्लस एंड माइनस इनके बीच एंड किसी भी आयन के बीच में इंटरेक्शन डालते हो, तो जो इसका फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आर टू द पावर 2 के। अरे एक आर कम होता है ना? नहीं, यहाँ आर क्यूब होता है। आता है ना? आर एक कम हो जाता है, आया तो प्रोपोर्शनल, देखो ना आ रहा है। अरे यार देखो, इसको डिराइव करना पड़ेगा फिर। पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कैसे करते हैं? माइनस एफ डॉट डी आर, तो आर मल्टीप्लीकेशन वजह से कम हो जाता है। ऐसे अगर आप डाइपोल डाइपोल चेक करो, एक बार डाइपोल डाइपोल चेक करो, डाइपोल टू डाइपोल का फोर्स एंड इंटरेक्शन, लंदन फोर्सेस तक आते आते वो पावर 6 का हो जाता है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था एग्जाम में, आर के पावर के बारे में ही पूछ लिया था। ठीक है? तो एक बार चेक करो, या अगर तुम लोग निकाल पाओ तो। डाइपोल विथ डाइपोल फोर्सेस का वैल्यू,
ठीक है बेटा, हो गया जी, नोट कर लिया सबने? चलो ठीक है। सो ये वेरिएशन का ऐसे मिल नहीं रहा है कहीं पे। एनसीईआरटी में एक बार देखना, तो उसमें दिया है क्या? ना मिला प्रोपोर्शनैलिटी? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, सीधा क्वेश्चन में पूछूंगा तभी सही रहेगा तुम लोगों के लिए ना, ऐसे अभी कोई मतलब नहीं है, उसमें डालूंगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं मिला उसके अंदर? चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं, ढूंढ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है ना? सो भाई अब देखो, अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूं, देखते हैं आप लोग इसमें क्या लिखो, तो क्वेश्चन लिखो, तो फाइंड द correct order of boiling point for the following molecule. Correct order of the boiling point for the following molecule. है ना? आइए देखते हैं। चलो, सो F2Cl2Br2I2, भाई CH3CH3 with CH3CH2CH2CH3 with CH3CH2 whole 4CH3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अलग अलग क्वेश्चन हैं ये सब। ये पहला है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा दे रहा हूं। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। चलो भाई आंसर करो फटाफट। CF4, फोर्थ क्वेश्चन, CF4 CH CF3 CF3 CH3 CH3, इनमें बताना है। नंबर 4 के बाद 1 3 4 5। चलो फटाफट करो।
हो गया भाई? क्या है आंसर बताओ? पहले वाले में क्या है आंसर? कैसे डिसाइड किया? मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट से ना, सीधा साइज इज एंड मॉलिक्यूलर वेट पोलराइजेबिलिटी से, यही है ना आंसर? इनमें वही आंसर, मॉलिक्यूलर वेट, ये ऐसे बढ़ेगा। इनमें क्या किया? सबसे ज्यादा एन पेंटेन, क्यों? लीनियर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उस आइसोपेंटेन ये होता है, तो थोड़ा सा सरफेस एरिया का प्रॉब्लम आएगा, दो मॉलिक्यूल आपस में आएंगे तो कम एरिया कांटेक्ट में होगा। और नियोपेंटेन तो बहुत ही बकवास है, ये तो पूरा पूरा स्फेरिकल जैसा हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब मुझे पूरा ऐसे बनाना चाहिए, देखो अब दिख रहा है, टेट्राहेड्रल होता है, स्फेरिकल हो गया। अब स्फीयर और दूसरे स्फीयर के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत कम ही होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे सरफेस एरिया के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा एन पेंटेन। भाई बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होगा जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? बॉइलिंग पॉइंट कहीं, तो आप फोर्सेस से देख करके आंसर कर दो। ठीक है, चलो भाई, हाँ बताओ इसमें क्या आंसर होगा? हाँ बोलो। CF3 तो अब दिमाग में रखो, जितने फ्लोरीन डेरिवेटिव होते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, साइज भी छोटा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करता है, पोलराइजेबिलिटी बहुत खराब होती है। इसलिए देखो फ्लोरीन डेरिवेटिव, एक्सेसिव फ्लोरीन डेरिवेटिव किसी का भी कर दो, चाहे कितना भी भारी हो, गैस हो जाता है, क्योंकि वो पोलराइजेबिलिटी उसकी बहुत पुअर है। इसलिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट के एकदम अगेंस्ट हो गया। आपको मालूम है SF6 गैस है बेटा। UF6 बताओ, यूरेनियम इतना हैवी होता है, UF6 इज ऑल्सो गैस, क्योंकि जब आप फ्लोरीन डाल देते हो ना तो वो पोलराइज होने की एबिलिटी बहुत खराब कर देता है। तो जब तक पोलराइज होगा नहीं तो इंडक्शन कैसे होगा एक तरफ से दूसरी तरफ, और जब तक इंडक्शन नहीं हुआ, प्लस से माइनस उधर की तरफ बना नहीं, तो फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे। क्या हुआ? इनमें सोचिए क्या होगा आंसर? HI का सबसे, ऐसा सोचते हैं हम लोग, बट आंसर पलट जाता है, HF बिकम IS। आओ, इसी को समझना है, क्योंकि एक चीज मैं अभी तक छुपा के चल रहा था आप लोगों से, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डालिए, लिखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये नाम अलग से क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि HF के अंदर है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ही, इजंट इट? देखो ना भाई, HF के अंदर कौन सी फोर्स है? डाइपोल। देखना, HF ये क्या है? पोलर ही तो है। दूसरे H और F के बीच में क्या है? लेकिन इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को अलग सा नाम देते हैं, हाइड्रोजन H बॉन्डिंग, या फिर क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप लिखो ये बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कब इस वर्ड का यूज करते हैं और कैसे पता चलता है किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? लिखो कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ 3 एलिमेंट है जिनसे अगर डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन हुआ तो उस मॉलिक्यूल में चांसेस हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप। चांसेस क्या होंगे ही होंगे, लिखो, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
कौन कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। When hydrogen is directly attached to high electronegative atom, कौन से high electronegative atom बेटा? फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। अब क्या खास बात है इसमें? क्यों इसको अलग से देखते हैं? इसको अलग से क्यों देखते हैं भाई? कुछ सोचिए, आप दिमाग लगाइए, क्यों अलग से देखते हैं इसको? आखिर क्या खास बात है तो डाइपोल डाइपोल, और इन तीन के अलावा और कहीं देखते भी नहीं। बोलिए। सो द राइट आंसर इज कि सर आप देखो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में अगर एक प्लस और एक माइनस है, इधर भी एक प्लस और एक माइनस है, ये फोर्स लिख तो दिया आपने कि भाई डाइपोल डाइपोल है, लेकिन सभी में चार्जेस कंप्लीटली सेम थोड़ी ना होते। भाई किसी में क्यू का वैल्यू ज्यादा हो गया तो, क्योंकि ये चार्ज कंप्लीट थोड़ी ना होता, ये तो पार्शियल चार्ज है। अगर इस चार्जेस का अमाउंट बढ़ा दो तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्यू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। साइज कम कर दूं एंड क्यू बढ़ा दूं और साइज कम कर दूं तो फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। तो बताओ, हाइड्रोजन से छोटा कोई है जो बॉन्ड बनाता हो? नहीं। और हाइड्रोजन को अगर आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन के साथ डालोगे तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा उसका क्वांटिटी भी ज्यादा होगा। और क्योंकि हाइड्रोजन इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि ये सिर्फ एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब H यहां पे सिर्फ छोटा होने की वजह से इनका इनका जो भी साइज है बेटा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। R भी कम, Q भी ज्यादा, तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। इसलिए इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इतना स्ट्रांग होता है कि कई बार मॉलिक्यूलर वेट को ओवर पावर कर जाता है। देखो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए? HCl से ज्यादा HF, से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा ये, लेकिन ये सबसे ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये तीनों स्टेट में मिलता है। लिक्विड स्टेट में तो मिलेगा ही HF HF का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां तक कि आप वेपर बनाते हो ना तो अकेला HF नहीं निकलता है, वो एक को साथ लेके निकलता है। कई कई बार दो दो तीन तीन साथ साथ निकल रहे होते हैं, मतलब ग्रुप में निकल रहे होते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो HF है, लगता है कि वो H2F2 मॉलिक्यूल है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है प्रॉपर्टीज पे, बहुत ज्यादा। आगे चल करके आपको और देखने को मिलेगा, अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट ही, राइट। यहां तक क्लियर हो गया? इन्हीं तीनों से जब डायरेक्टली अटैच होंगे तो, राइट। अब एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ था कि भाई आप H और नाइट्रोजन को मिलके आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता रहे हो, लेकिन HCl को क्यों नहीं बोल रहे हो? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों की सेम ही होती है, 3 इसका भी लगभग 3 इसका भी, थोड़ा बहुत चलो डिफरेंस होगा, है तो यही। तो क्लोरीन के साथ क्यों नहीं? तो क्लोरीन के साथ पंगा क्या है? क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा है। साइज ज्यादा बड़ा कर दोगे इसका तो रेडियस बढ़ जाएगा, फोर्स कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए कभी भी हम हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टूड? हाँ। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे? इतनी बातें लिख लिया ना, हम डायरेक्ट डायरेक्ट काम पे चलते हैं। लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन molecules having OH bond। सबसे ज्यादा केसेस बेटा आपको OH एंड NH के मिलेंगे। सबसे ज्यादा केसेस आपको OH एंड NH के मिलने वाले। तो देखो HOH, मैं आपको सीधा दिखाता हूं वाटर के अंदर, राइट।
सो यहां से ये खींच रहा है, इधर खींच रहा है बेटा, इधर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हुआ, इधर पार्शियल पॉजिटिव। और ये आपको मालूम है टेट्राहेड्रल होता है, सबको क्लियर है? तो पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल नेगेटिव। तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ध्यान देना टेट्राहेड्रली सराउंड होते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। ये मैं सॉलिड स्टेट आइस की बात कर रहा हूं, सॉरी माय बैड। ये नेगेटिव है तो इधर से क्या अटैच होगा? पॉजिटिव, यानी H वाला एंड। और ये पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या अटैच होने वाला है? ऑक्सीजन। नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो क्या अटैच होगा बेटा? HO। So every single molecule is surrounded by 4 molecule tetrahedrally in case of hydrogen bonding in water। नोट करके लिखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, OH वाले कंपाउंड लिखो ना, उसके अंदर सब केस लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। देखो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज सराउंडेड बाई 4 वाटर मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रली, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स टेट्राहेड्रली। लिख लिया? चलो ओके, यहां तक क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखो यहां पे भी देखने को मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इजंट इट? यहां पार्शियल नेगेटिव है, यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां से आप H आ रहा है बात समझ में? सॉरी क्या कर रहा हूं मैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव का अट्रैक्शन दिखाना, ठीक है बेटा? ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है फिर, ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम बोलते हैं, ये बॉन्ड वीक फोर्सेस का पार्ट है, राइट? डाइपोल का पार्ट है। ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। नोटेड? हाँ, और दिखाता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो फिनॉल के केस में पार्शियल पॉजिटिव, ये खींच रहा है। यहां अगर ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप डाल दो, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो वीक बॉन्डिंग है ये H बॉन्डिंग। अब इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो इंटर मॉलिक्यूल, और विद इन द सेम मॉलिक्यूल बन रहा है, मॉलिक्यूल एक ही है दूसरे से जुड़ा नहीं हुआ है, इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टूड ना? बोलो। चलो, तो यहां तक हो गया ऑक्सीजन कंटेनिंग। फ्लोरीन कंटेनिंग का तो एक ही एग्जांपल ही है हमारे पास, कौन सा? HF। अच्छा HF में लिखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। आप देखो HF के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाता है कि जिगजैग बनाओ। जहां फ्लोरीन है वहीं से टच, मतलब उसी जगह से मुड़ते हुए दिखाना। FHF इकट्ठे दिखने चाहिए, सीधा सीधा। जिगजैग, ध्यान दो, फ्लोरीन से टर्न लेना है। अब आप समझ लो ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि H के बाद जो F है उसका लोन पेयर p ऑर्बिटल्स में होगा अगर इनकेस हुआ तो यहां से टर्निंग दिखना चाहिए, इस जगह से बॉन्डिंग होना चाहिए, तो इसलिए देखो हर फ्लोरीन के बाद टर्न। क्लियर है सबको? बोलो। सो दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। एक HF मॉलिक्यूल कितने HF से सराउंडेड है? 2 से सराउंडेड। नोट करके लिख लेना, 1 HF is surrounded with 2 HF through hydrogen bonding। ठीक है, अंडरस्टूड? ऐसे ही NH वाले कंपाउंड्स में भी दिख जाएगा। भाई अगर मैं पूछूं किसका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्ड किसका बेटर होगा? किसका बेटर होगा H बॉन्ड का? तो आप बोलोगे कि सर F HF के बीच में सबसे अच्छा अट्रैक्शन आएगा, इजंट इट? बोलो भाई।
ये स्ट्रांग होगा। उसके बाद OH एंड O के बीच में, इजंट इट बेटा? और सबसे खराब कौन होगा? इजंट इट? क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, चार्जेस का आपको मालूम है कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, जितना चार्ज डेवलप होगा उतना स्ट्रॉन्गर फोर्स आएंगे। फिर एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भाई फिर बताओ, HF अगर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स HF में मिलना चाहिए, होना चाहिए। उस हिसाब से HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होना चाहिए, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100, और इसका होता है 20 के आसपास। तो आंसर है कि एक वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा कमजोर जरूर है, बट एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक कितने से जुड़ा हुआ है? 2 से। ये फर्क डालता है यहाँ पे, अंडरस्टूड ना? स्ट्रेंथ होने के साथ यहाँ क्वांटिटी कम है, यहाँ क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है। एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है ब्रेक करने की 100, 200, 300, 400 किलो जूल पर मोल के आसपास, कमजोर से कमजोर 100 के आसपास। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कमजोर होते हैं, 20 किलो जूल, 25 किलो जूल, 40 किलो जूल, 50 किलो जूल, ऐसे। समझ रहे हो ना? 8 to 10 किलो कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना डाल सकते हो आप? किलो कैलोरी 4 टाइम्स होता है जूल में, 4.18 ये होता है ना, तो ऐसे करके चलता है। अंडरस्टूड ना? बोलो। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया कि भाई ये बताओ, अगर मान लो कंप्लीट माइनस बन जाए तो तब तो यार बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। फिर ये कंप्लीट माइनस बन जाए तो मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्ड ये कहां मिलता है? एक सॉल्ट है KHF2, पूछते हैं इसको पानी में घोलो तो क्या होता है, तो आंसर है ये K+ और HF2- में घुलता है। ये कभी भी HF अलग नहीं होने देता अपने आप से, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग है कि ऑक्सीजन भी इतना स्ट्रांग प्रोवाइड नहीं कर सकता इसको, इसलिए वाटर के अंदर इट ब्रेक्स लाइक दिस, इट नेवर ब्रेक्स लाइक K+ एंड H+ एंड F- लाइक दैट। ये K+ मिलेगा, HF2- इकट्ठे रहता है बिकॉज ऑफ सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूछता भी एग्जाम में कि KHF2 एग्जिस्ट बट KHCl2 डज नॉट। आप समझ रहे होगे क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप देखो H2O, H2S, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन किया जाए, H2O, H2S, H2Se, H2Te, अगर इनमें कंपैरिजन किया जाए बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये ऑर्डर होता है, मतलब सॉरी, होना ये चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा H2O हो जाता है। अमोनिया में थोड़ा कमजोर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट फिर भी NH3, PH3, ASH3, एंटीमोनी, SbH3, BiH3, इसमें बॉइलिंग पॉइंट का बात करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में यहां पे आया था बीच में, बिल्कुल बीच में, मिडिल में आया था दोनों के। तो ये सब क्या हो रहा है? इंपैक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप दो चीजें ले लो, ये बॉइलिंग पॉइंट का सारा ऑर्डर था ना। अब दो चीजों को ले लो, एक अल्कोहल ले लो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक ईथर ले लो, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा? अल्कोहल में मिलेगा सर, OH बॉन्ड है, इसमें OH बॉन्ड है ही नहीं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का नॉर्मल ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। समझ गए ना? तो ये क्लियर हो गया भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ना? उसका इंपैक्ट क्या है? मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देता है। अब लिखो टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस दो एग्जांपल लिखेंगे, खत्म। कौन से टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? इंटर एंड इंट्रा। मॉलिक्यूल्स मैंने पहले ही लिखवा दिया है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे HF के बीच में जो बॉन्ड था वो कैसा था? इंटर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। और दूसरा क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये
ये वाले मॉलिक्यूल में। और नाइट्रोफिनॉल, नाम क्या है इसका? ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलते इसमें। तो क्या फर्क है भाई, इंटर में ये कई लोगों के साथ एसोसिएशन करता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जबकि इंट्रा में एसोसिएशन दूसरे से नहीं खुद के अंदर कर लेता है। मॉलिकुलर नेचर इसका प्रमोट होता है, इसलिए गर्म करोगे तो जल्दी, इसलिए बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब इजिली वेपर फेज में आ जाना, देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। रीजन क्या है? इंट्रा, और इंट्रा से एसोसिएशन कमजोर होता है, इंटर से एसोसिएशन बढ़ता है। ये लिख लेना, इंक्रीजेज एसोसिएशन, ये डिक्रीजेज एसोसिएशन, दूसरों के साथ एसोसिएट नहीं होता है, खुद का खुद में ही बॉन्ड बना लेता है। इज दैट क्लियर बेटा? इनकी इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी पड़ता है, बहुत सारे और चीजों पे पड़ता है, जो कि धीरे धीरे हम जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे वहां वहां मैं आपको दिखाता रहूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग इज ओवर, सो वी आर डन।